रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं लाइनों के साथ आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। EVS पर्यावरण अध्ययन के और सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए नोटबुक और कलम उठाइएगा और नोट करने के लिए रेडी हो जाइए इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। और वीडियो के अंत में हम आपसे इन कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के उत्तर की भी चर्चा करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। लीजिए आपकी स्क्रीन पर आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। देखिएगा 265 प्रश्न पर हम बात कर चुके थे कल, और आज बात होने वाली है 266 प्रश्न से। 266 नंबर का प्रश्न आज की वीडियो का पहला है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ, ये वर्ड एक बहुत अच्छी शब्दावली है पर्यावरण की दृष्टि से। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? आकलन को ध्यान रखते हुए, यानी इस शब्द को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी को मापना डॉट डॉट के लिए कुल देश के वन क्षेत्र, देश के कुल वन आच्छादन का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई पड़ती भूमि का क्षेत्रफल। तो ग्रीन अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए जो जीडीपी का आकलन किया जाता है उसको मापने के लिए क्या ध्यान में रखा जाता है? तो यहाँ ग्रीन अकाउंटिंग में जो ध्यान रखा जाता है, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे सी विकल्प। प्रदूषण और पर्यावरणीय जो डिग्रेड हुआ है या क्षति हुई है, हानि हुई है ग्रीन अकाउंटिंग में, उसको ध्यान दिया जाता है। जैसे आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट तो सुना होगा ना, आपका नुकसान हानि जो भी हुआ होगा बाद में क्या आएगा? एक बैलेंस। तो वही है ग्रीन अकाउंटिंग। क्या है? आपके पास जो एनवायरमेंट क्षति हुई है वो आपके पास बचा हुआ क्षेत्र यानी नुकसान होकर के कितना बचा है अकाउंट में, तो ये देखने के लिए आपको एक ग्रीन अकाउंटिंग जीडीपी आधारित आकलन या पैमाना मापा जाता है। इसको क्लियर है? ग्रीन अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए जीडीपी घोषित की जाती है। अगला है 267। ध्यान से, कुछ शब्द अच्छे हैं, टाइट हैं, इसलिए वीडियो को छोड़िए नहीं। उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने का क्या कारण होता है, या इस कारण को क्या कहा जाता है? यानी उच्चतर हाई लेवल पर माउंटेन में वायुमंडलीय टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, जबकि नॉर्मली क्या है 165 मीटर पर, यानी वायुमंडल में ऊंचाई पर हम 165 मीटर जाएं तो 1 डिग्री कम हो जाता है। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का उत्क्रमण। यहां पर सी ऑप्शन सही है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की जगह जब रिवर्स हो जाए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? तापमान का उत्क्रमण। तो ये ध्यान रखिएगा, तापमान बढ़ने लगता है गिरने की जगह। अगला प्रश्न 268। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का प्रसिद्ध सेरागैती वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य, विश्व में जो प्रसिद्ध है सेरागैती वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया या युगांडा, ये सेरागैती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस देश में है? तो 268 का बी ऑप्शन नोट कीजिए इसका आंसर, तंजानिया। तंजानिया देश अफ्रीका महाद्वीप में है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। नोट कर लीजिए, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला प्रश्न है 269। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? यानी विश्व वन्यजीव निधि कब बनाई गई थी? तो चारों विकल्प आपको दिख रहे होंगे, राइट आंसर नोट कीजिएगा 1961। 1961 में विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास हुआ है। अगला प्रश्न 270। ध्यान से देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल का पहला शिखर सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल का जो पहला एक बैठक है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो 270 का क्योटो, जापान। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो बैठक है वो कहाँ हुई थी? जापान में। तो क्लियर रहेगा आंसर, जापान देश की राजधानी नोट कर लीजिए, टोक्यो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 271। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व हिस्सा है अरावली पर्वतमाला, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा या नीलगिरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट कीजिएगा आंसर। 271 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपके सामने डी ऑप्शन। नीलगिरी माउंटेन नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, नीलगिरी माउंटेन रेंज में है।
क्लियर रहेगा। तो अरावली आपको पता है राजस्थान में है अरावली पर्वत, और ये सतपुड़ा जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, विंध्यन भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, नीलगिरी आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों में ट्राइयो जंक्शन है, ट्राई जंक्शन। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न 272, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CH4 मीथेन, O3 ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्लियर रहेगा। चारों विकल्प, आंसर है डी ऑप्शन। पहचान चुके होंगे। ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ग्रीन हाउस समझिए, जो ग्लोब है, अर्थ है आपकी, इसमें कुछ तापमान हमारा बढ़ा हुआ रहता है, यानी पृथ्वी हमारा ग्रीन हाउस के रूप में एक कार्य करता है, तापमान बढ़ जाता है जिससे उसमें आपकी कुछ पौधे या बायोटिक फैक्टर उग सकते हैं। और ऐसे ही हम एक संकल्पना इसको प्रयोग करते हैं टुंड्रा टैगा प्रदेशों में जहां बर्फ होती है, ग्रीन हाउस बना करके। तो ये हम अपना काम चलाते थे, लेकिन हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी गैसें इंक्रीज हो गई हैं जो हमारा ग्रीन हाउस में वृद्धि कर रही हैं, यानी ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि कर रही हैं। वो CO2, मीथेन, ओजोन, ये कुछ गैसें हैं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HF6 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 273, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको पहचान में आ गया होगा, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसी का नाम हो गया है अटल नगर, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश पता ही है लखनऊ। अगला प्रश्न 274, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अबायोटिक फैक्टर है, अजैव घटक है? क्लियर है। हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी, परजीवी। राइट ऑप्शन पहचाने इसका राइट ऑप्शन है अबायोटिक फैक्टर पानी है, जबकि पौधे बायोटिक हैं, गैर हरे हों, हरा हो या ना हो लेकिन बायोटिक होता है वो पौधा। और परजीवी पैरासाइट मच्छर ये बायोटिक होते हैं, जैविक हैं, जीव हैं, जबकि पानी अजैव है, अबायोटिक है। 275, सर्प, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में रखे जाते हैं या किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य, सरीसृप, जल स्थलचर या पक्षी? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, सिंपल है, सरीसृप रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं ये, सर्प, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 276, वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है? ध्यान से, वायु एयर, लैंड एरियाज भूमि, जल वाटर, सॉयल, इनके भौतिक और रासायनिक जैविक लक्षणों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रदूषण, पॉल्यूशन कहलाता ना। एयर में कोई डिस्टरबेंस हो जाए जो नेचुरल है, उसमें कोई चेंज आ जाए तो क्या होता है? वायु प्रदूषण। मिट्टी में हो जाए तो मृदा प्रदूषण, जल में हो जाए तो जल प्रदूषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवांछनीय परिवर्तन मतलब प्रदूषण। अगला प्रश्न 277, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया, यानी अमल में लाया गया, अपनाया गया? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 97 में बना था ना, जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में बना है। इसे कब अमल में लाया गया? 4, 5, 6 या 7? तो राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का 2005। फरवरी 2005 में ये क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था और भारत ने 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए थे। ये डिटेल नोट कर लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों को डिजाइन किया गया था या फिक्स किया गया था कि ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों को फिक्स किया गया। अगला प्रश्न 278, ... पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक। इकोलॉजी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो पारिस्थितिक रूप से सबसे अधिक सेंसिटाइज या प्रासंगिक एनवायरमेंट फैक्टर क्या होगा? जल, तापमान, प्रकाश या मृदा? बहुत ज़्यादा सेंस होगा उस फैक्टर का, तो राइट ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्परेचर। ये अगर थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ तो जल, तापमान, मृदा ये सब के सब डिस्टर्ब होने लगते हैं। मृदा होता ना, तो देखिए मरुस्थल की मृदा, देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी, तापमान का ही तो खेल है सब कुछ। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 279, भूमंडलीय तापमान, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी रोल अदा करती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न 280 डॉट डॉट, यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ ना हानि होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो आते हैं ना सहजीवी, परजीवी, सहभोजिता, ऐसे प्रश्न आते हैं। परभक्षण, सहभोजित, स्पर्धा या परजीविता। राइट ऑप्शन पहचानिए। यानी ऐसी एक जाति है जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि। तो ऐसी कंडीशन आपको याद होगी, पापा जी को मेला तो देखना नहीं है लेकिन बच्चे को मेला देखना है, तो बच्चा क्या कहेगा, पापा पापा मेला दिखा दो। तो पिताजी के कंधे पर बच्चा चला, तो पिताजी को तो ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, लेकिन बच्चे को फायदा हो रहा, मेला दिख गया। वैसे ही एक पेड़ पर आपने देखा होगा कोई दूसरा पौधा भी उगाता है पेड़ पर, तो उस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता जिस पर वो उगा है, तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। और उस पौधे को तो लाभ मिल रहा है क्योंकि उसे एक आधार मिल गया है, समझ रहे होंगे। तो वो कुछ बेलामीन ऊतक के माध्यम से वो पौधे जो दूसरे पौधे पर उगे हुए हैं, बेलामीन ऊतक होता है उनमें, वो हवा के माध्यम से जल लेते हैं, उस पेड़ से जल नहीं लेते जिस पर उगे हुए हैं। तो इसका आंसर है 280 का कॉमन सिलिज्म सहभोजिता। याद रखिएगा, कॉमन सिलिज्म सहभोजिता, जिसमें एक जाति को लाभ तो होता है, दूसरे को ना लाभ होता ना हानि होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमने क्लास में बताया है। अगर नहीं है तो हम आपको अभी क्लियर करेंगे क्लास में। क्लियर है। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। तो कल हमने आपसे जो कमेंट में पूछा था उसका आंसर आप लोगों ने प्रदान किया है। कल हमने पूछा था ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा था, तो ऑक्सीजन का 20.99 प्रदान किया है साधना सक्सेना जी ने। आपका आंसर सही है। और डिटेल में हमने मांगा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट गैस हैं उनका परसेंटाइल हमें प्रदान करिए। तो नाइट्रोजन का प्रदान किया है 78, आर्गन का 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। बहुत बहुत शुक्रिया साधना सक्सेना जी। शिवानी गुप्ता, आपके भी ये परसेंटाइल बिल्कुल राइट हैं, आप सभी का शुक्रिया। देखिएगा डिटेल में विनीता वर्मा जी ने भी कमेंट दिया हुआ है, और देख पा रहे होंगे कमेंट बॉक्स के प्रश्न का आंसर दिया है आकांक्षा वर्मा जी ने। और देख पा रहे होंगे डिटेल खोजकर्ता बताए हुए हैं आकांक्षा वर्मा जी ने। 1774 में जोसेफ प्रिस्तले ने खोजा था ऑक्सीजन को। ये रंगहीन गंधहीन गैस है। प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश अपघटन ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परसेंटेज बताया है और नाइट्रोजन का भी। हाँ, ये परसेंटाइल 0.03 भी होता है और 0.04 भी है, क्योंकि अब CO2 बढ़ गई है मात्रा में। और आर्ट बाई प्रगति जी का भी आंसर बिल्कुल सही है। ये परसेंटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदान किए हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का शुक्रिया। आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर प्रदान करते रहिए। और आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न नोट कीजिएगा और इसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 227, कोंकण तट पर अप्रैल मई में होने वाली मानसून पूर्वा वर्षा को कहा जाता है? काल वैसाखी, पश्चिम विक्षोभ, झंझा वर्षा या मैंगो शॉवर? ये हमने आपको पिछली वीडियो में कराया है प्रश्न, तो इसका एक्सप्लेनेशन प्रदान कीजिए। कोंकण तट पर जो अप्रैल और मई महीने में होती है पहले मानसून के पहले वाली वर्षा, उसको क्या कहते हैं? क्लियर है। और ये कोंकण तट जो दिया है ना, तो इंडियन कोस्टल कुछ नेम है अलग अलग, तो उन राज्यों के नाम और उस तट का नाम क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में प्रदान करिए। तो इस प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे ऐसी हमें आशा है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रदान करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, अगर ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो अपने मित्रों को भी ये वीडियो सजेस्ट करिए, शेयर करिएगा। क्लियर है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैनल पर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।